जीएस हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। मॉडल टेस्ट 3 रीट के लिए हिंदी में महत्वपूर्ण प्रश्न 30 प्रश्न हम ले रहे हैं। 30 प्रश्न ही परीक्षा में आएंगे। 30 प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। लगभग पूरा पाठ्यक्रम है वो इसमें शामिल किया गया है। जो छूट जाता है वो अगले टेस्ट में शामिल कर लेते हैं। तो परीक्षा से संबंधित बातें तो हमें बाद में करेंगे, क्योंकि ज्यों-ज्यों परीक्षा नज़दीक आ रही है त्यों-त्यों आपके मन में कुछ चल रहा होगा, मेरा कहने वाला कुछ हो रहा होगा। ये होना ही तैयारी की निशानी है। लेकिन ये चर्चा हमें बाद में करेंगे। पहले प्रश्न 30 प्रश्न देखिए आप। पहला प्रश्न देखो, बुद्धिमानी शब्द है, विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया, संज्ञा। पहला प्रश्न आपके लिए छोड़ दिया मैंने। पहला प्रश्न आपके लिए, आप उत्तर बताएं। पहले प्रश्न में बुद्धिमानी शब्द है, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया, संज्ञा। कमेंट करके बताएं। ज्यादा टाइम खराब करना ही नहीं है, मैं जल्दी जल्दी आपको प्रश्न बताऊंगा। हमें 2-3 दिन में जितने इंफॉर्मेशंस लेनी है वो सारी ले लें और ऊपर से ले लें, क्योंकि 4 विकल्प तो आएंगे ही, रटने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए आप, पहला प्रश्न बुद्धिमानी, ये है संज्ञा। संज्ञा भी कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। ये भाववाचक संज्ञा है। अगर शब्द बुद्धिमान होता, शब्द क्या होता? बुद्धिमान, ये शब्द होता। आजकल हिंदी में ये लगाते नहीं है। तो मान, वान, वती, मति, ये प्रत्यय जहां भी प्रयुक्त होते हैं तो शब्द होता है गुणवाचक विशेषण। लेकिन उसके बाद में ई प्रत्यय लग गया। यहां ई प्रत्यय है, बुद्धिमान में ई जोड़ेंगे। ये ई भाववाचक संज्ञा वाला प्रत्यय है, तो ये भाववाचक संज्ञा। बुद्धि स्वयं भी भाववाचक संज्ञा है। बुद्धिमान गुणवाचक विशेषण है, बुद्धिमानी भाववाचक संज्ञा है। अगर यहां स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है तो बुद्धिमती, बुद्धिमानी का बुद्धिमती नहीं होगा, ये तो बुद्धिमानी ही रहेगा। इसका कोई स्त्रीलिंग नहीं होता, ये स्वयं ही स्त्रीलिंग है। बल्कि बुद्धिमान का अगर हम स्त्रीलिंग लें तब क्या होगा? बुद्धिमती होगा। ये पहला प्रश्न था। इसके बाद में देखो दूसरा प्रश्न। सभी कमेंट करके बताएं, दिख तो रहा है ना? पहले वाले में थोड़ा ये विकल्प है वो थोड़े कम दिख रहे थे। हालांकि आप क्वालिटी उसकी थोड़ी चेंज कर लोगे, बढ़ा लोगे तो दिख जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ में, लेकिन आज शायद ये कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आप तुरंत है वो कॉल करके बता दें, उसके अनुसार देख लेंगे। बिहारी ने सदसई लिखी में सदसई शब्द में कौन सा विशेषण है? समुच्चय बोधक, समुदाय बोधक, परिमाण बोधक, क्रम बोधक। हर बार प्रश्न है वो हम चेंज कर रहे हैं। विशेषण में हमने 5 भेद हैं वो पढ़े हैं। गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, इसके अलावा सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण भी हैं। ये विशेषण के 5 भेद हैं। लेकिन अब ये अलग ही प्रकार के भेद हैं, ये अलग प्रकार के भेद। ये देखिए आप, सदसई लिखी, तो इसका मतलब क्या है? इसका संबंध है वो संख्या से है, संख्या से संबंध है इसका। और संख्या में फिर ये समुच्चय से संबंधित है। संख्या में ये क्या होगा? समुच्चय बोधक होगा। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। बाय द वे, ये रीट के एग्जाम है, यहाँ कुछ भी पूछा जा सकता है और कुछ भी छोड़ा जा सकता है। ये कुछ भी छोड़ सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं। कहते हैं कि इस बार पेपर भी नहीं मिलेगा। हाँ, तो आपको प्रश्न है वो स्मृति के आधार पर ही ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो ये समुच्चय बोधक कौन कौन से होते हैं? ये देखो आप, सदसई है, ये 700 का समूह होता है। ऐसे देखो, शतक, सैकड़ा, दशक, शताब्दी, ये सभी हैं वो समुच्चय बोधक कहलाएंगे। और समुदाय बोधक वो कौन से होंगे? ये भी ध्यान रखना है। समुदाय बोधक है, उसमें इस तरह के शब्द होंगे जैसे दोनों, चारों, जैसे चारों भाई आ गए,
यहाँ चारों शब्द है वो संख्यावाचक तो है ही, निश्चित है ही, लेकिन उसमें भी कौन सा है, ये समुदाय बोधक है। और सैकड़ा, शतक, दर्जन, दर्जन में 12 का समूह होता है, तो दर्जन क्या है, समुच्चय बोधक है। ये दोनों में ध्यान रखना है। और दूसरा है ना, वो एक आवर्ती सूचक भी होता है ना, तो आवर्ती सूचक है वो कौन सा होगा, जैसे दुगुना, दुगुना है वो क्या है, आवर्ती सूचक है। इसी प्रकार से क्रमवाचक भी होगा, प्रथम, द्वितीय, तीसरा, चौथा, दशम, ये शब्द क्या है, ये आवर्तीवाचक होंगे, नहीं क्रमवाचक होंगे। तो क्रम में, गणना में, इनमें ध्यान रखना है। ये कई बार है वो इस तरह के प्रश्न उठा के दे देते हैं कहीं से, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न, ये रही आपका तीसरा प्रश्न। सारस की तरह लंबी गर्दन बड़ी अजीब लगती है, में विशेषण पदबंध है। पदबंध के बारे में भी हम पहले भी प्रश्न ले चुके हैं, ये दूसरे प्रकार का, वो रेखांकित करके दिया था आपको। प्रश्नों में वेरिएशन देने का प्रयास किया जाता है, और फिर आप भी जो देख रहे हैं तो कमेंट करके बता दें कि वेरिएशन आप पाते हैं या नहीं पाते हैं, या एक ही ढर्रे के प्रश्न होते हैं। अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं वो हमें देखने हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि प्रश्नों की अधिकता नहीं बल्कि विविधता महत्वपूर्ण है। जो बहुविकल्पात्मक परीक्षा है उसमें प्रश्नों की बहुलता नहीं, कि आप एक ही टाइप के 100 प्रश्न सोल्व करते हो, उसका कोई मतलब नहीं है, बल्कि विविधता महत्वपूर्ण है। विविधता पर ध्यान रखें, अलग अलग प्रकार से कैसे प्रश्न उसमें पुटअप हो सकते हैं, यानी संभावनाएं क्या हैं। ये देखिए, सारस की तरह लंबी गर्दन बड़ी अजीब लगती है, में विशेषण पदबंध है लगती, सारस की तरह लंबी। प्रश्न बहुत सरल हो गया, सबको पता चल गया इस प्रश्न का कि इसमें विशेषण पदबंध है वो क्या है, सारस की तरह लंबी। अगर गर्दन को इसमें शामिल कर लेंगे तो कमेंट करके बताओ फटाफट। जैसे मान लीजिए मैंने रेखांकित कर दिया सारस की तरह लंबी गर्दन, यहां तक कर दिया, तब ये कौन सा पदबंध बन गया, कौन सा पदबंध बनेगा। गर्दन शब्द क्या है, संज्ञा, शरीर के अंगों के नाम जातिवाचक संज्ञा हैं, तो संज्ञा बन गया, शीर्ष पद संज्ञा हो गया यहां पर, तो ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। और इससे गर्दन को अगर शामिल नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, विशेषण पदबंध रहेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रिय का स्त्रीलिंग होगा। बड़ा विवादास्पद प्रश्न है लेकिन पूछा हुआ है, किसी परीक्षा में पूछा हुआ है प्रश्न है। और इसमें आप देख रहे हैं प्रिय का स्त्रीलिंग होगा। अब हम बोलचाल की भाषा में हम क्या करते हैं कि प्रिय का प्रिया कर लेते हैं, प्रिय का प्रिया, प्रिया प्रिया। जैसे आप गाने सुनते हो, कोई कविता सुनते हो, उसमें भी आप देखते हो एक संबोधित करते हैं, तब इस शब्द का प्रयोग भी कर लेते हैं, प्रिय, इसका प्रयोग भी लोग कर लेते हैं। अब यहां देख रहे हैं कि प्रिया शब्द है वो तो इसमें है नहीं, ये विवाद से बचने के लिए विकल्प में से हटा दिया गया। अब आपको देखना है कि प्रिय का स्त्रीलिंग होगा। यहां थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस रखना है। देखो, लिंग और वचन ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं रटना है, केवल कॉमन सेंस के आधार पर करना है। और वो कैसे करना है कि प्रिय शब्द में अंत में ए की मात्रा है, प्रिय में ये में किसकी मात्रा है, ए की। जब विशेषण में ए की मात्रा अंत में हो तो प्राय वो चेंज नहीं होता है, लिंग के अनुसार चेंज नहीं होता, आ वाला ही चेंज होगा। जैसे छोटा है तो उसका तो छोटी हो जाएगा, बड़ा है उसका बड़ी हो जाएगा, काला है उसका काली हो जाएगा, लेकिन सुंदर है उसका तो सुंदर ही रहेगा ना। वैसे प्रिय का भी क्या रहेगा, प्रिय ही रहेगा, प्रिय का भी क्या रहेगा, प्रिय। ये देखिए आप, प्रिय का कोई चेंज नहीं होगा, नए चेंज वाला है। आज तक अगर आप 5 पेपर देखें तो उनमें से 4 बार वो इस शब्द पूछा है जिसका कोई चेंज नहीं होता है। तो ये रिस्क भी हम ले सकते हैं, हालांकि हमें तो अपने अनुसार ही करना है। अपने आप गाने सुनते हो, कोई कविता सुनते हो, आपका इंटरटेनमेंट भी जरूरी हो गया। अब आप कुछ हैं वो प्रेशर में आ रहे हैं, हाँ, आप जैसे एक गाना है वो सुनते हैं अपन, और उसमें इसका प्रयोग होता है, प्रिय शब्द आ गया तब बता रहा हूं मैं आपको। हमें फिलहाल गाने नहीं सुनने हैं बिल्कुल भी, और
ये रीट है ना, वही कह रही है, जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ तुम्हें जब छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। ये तो बीच में दो आ गई में, तो क्योंकि प्रेशर आ रहा है परीक्षा का, तब आपको बता रहा हूं, तो वहां प्रिय शब्द का ही प्रयोग हुआ है, इसलिए ये प्रिय शब्द दोनों में प्रयुक्त हो सकता है, स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। प्रश्न का मैंने एक प्रूफ दिया है आपको, एक स्टैंडर्ड सॉन्ग के माध्यम से, कि जिसको सब देखते हैं, सब जांचते हैं, वहां भी इसको प्रिय नहीं कहा गया, बल्कि क्या होगा, प्रिय ही होगा। इसको आप दूसरे प्रकार से भी देख सकते हो, जैसे प्रिय शब्द आ गया, इसके बाद में आप विशेषण लगा के देख लो, प्रिय लोग हो गया। दूसरी देखिए आप, ये मेरी प्रिय पुस्तकें हैं, पुस्तकें समझ में भी तो आना चाहिए ना। ये देखिए आप, अब लोग शब्द है वो क्या है, प्रिय बालक कर लो आप, उपन्यास कर लो, पुल्लिंग शब्द ले रहे हैं हम, पुल्लिंग ले रहे हैं तब भी क्या आएगा, प्रिय आएगा। और जब ये देखो आप, पुस्तक शब्द है वो तो स्त्रीलिंग है, हमें पता ही है, प्रिय पुस्तक, तब भी ये क्या है, प्रिय ही होगा। प्रिय ग्रंथ, प्रिय पुस्तक, पुस्तक और ग्रंथ दोनों समान अर्थ देने वाले हैं, लेकिन ग्रंथ है वो क्या है, पुल्लिंग है, और पुस्तक है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगला देखो, परीक्षा प्रश्न गलती शब्दों के बहुवचन रूप हैं, बहुवचन रूप है। परीक्षा का परीक्षाएं, परीक्षाओं, देखो चारों में देख रहे हो आप, चारों ही सही है, हो गया। प्रश्न का बहुवचन प्रश्नों, इसका मतलब ये उत्तर नहीं होगा, ठीक है। प्रश्नों सही है, प्रश्नों सही है, ये भी नहीं होगा, दो अपने आप अलग हो गए। फिर तीसरे नंबर पर चलेंगे, गलती, तो गलती का गलत नहीं होता, उत्तर अपने आप रह गया। ये देखो, अपने आप ही आपने उत्तर अलग कर लिया। परीक्षाएं, हालांकि परीक्षाएं हैं, इसमें चंद्र बिंदु होता है, लेकिन आजकल इसका प्रयोग करते हैं। प्रश्नों गलतियां, ये बहुवचन रूप है, तीनों के बहुवचन रूप इस प्रकार से होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, राम खाना खा चुका है, वाक्य किस काल का बोध कराता है, वर्तमान काल का, भूतकाल का, भविष्य काल का, कोई नहीं। राम खाना खा चुका है, अंग्रेजी वाले बताएंगे, अंग्रेजी वाले कमेंट करके बताओ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राम खाना खा चुका है। हाल ही में आपने वीडियो मेंस के एग्जाम देखिए, उसमें भी तो इस तरह का ही प्रश्न पूछा है। यही बात, एक ही बात है, राम ने खाना खा लिया है, एक बात सेम चीज है, राम ने खाना खा लिया है, राम हैज ईटन फूड या राम हैज टेकन फूड। तो ये देखिए आप, वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, वहां प्रेजेंट होगा, लेकिन हिंदी में ये प्रेजेंट नहीं है, ये भूतकाल है, ये आसन्न भूतकाल का उदाहरण है, आसन्न भूतकाल। कमेंट्स हैं उनमें हम ध्यान भी रखते हैं। कल किसी ने कमेंट किया था कि काल में थोड़े से हमें इधर उधर हो जाते हैं, तो काल के बारे में देखो,
काल तीन प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। 6 भेद में पहला है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल है, उसमें ये है कि जैसे राम ने खाना खाया, अगर आपको काल देखना है तो वाक्य के अंत में क्रिया को देख लो। ये देखिए, खाया, आया, गया, पढ़ा, लिखा, चढ़ा, उठा, दौड़ा, चला, ये जितने भी इस तरह के रूप बनते हैं, एक एक छोटे, यानी ना को हटा करके ये रूप बनता है आकारांत के रूप में, तो वो सारे के सारे सामान्य भूतकाल है। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, और दूसरी बात क्या है, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में इनमें अगर था और जोड़ दोगे तो वो पूर्ण भूतकाल बन जाएगा, या फिर चुका था, चुकी थी, चुके थे जोड़ दोगे। जैसे राम खाना खा चुका था, ये पूर्ण भूतकाल है। राम ने खाना खा लिया था, वह यहां कल आया था, तो ये पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अपूर्ण भूतकाल है, वो रहा था, रही थी, रहे थे, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। रहा था, रही थी, रहे थे, इनका प्रयोग अगर अंत में हो रहा है तो वो अपूर्ण भूतकाल है। हिंदी में अपूर्ण आने का मतलब कंटिन्यूअस होता है। 3 भेद हो गए। चौथा भेद ये है आसन्न भूतकाल। इसमें या है, ये है, ये अंत में आएगा। जैसे मैंने खाना खा लिया है, पत्र लिख लिया है, एक चुका है, चुकी है, चुके हैं, राम जा चुका है, हरि आ चुका है, वे घर जा चुके हैं। ये सब है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। ये आसन्न भूतकाल कहलाएगा, किसमें, हिंदी में। इसी प्रकार से 5वां भेद है, तो 5वां भेद है वो कौन सा होगा, संदिग्ध भूतकाल। वह खाना खा चुका होगा, उसने खाना खा लिया होगा, वह अब सो गया होगा। ये जिसको हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो हिंदी में संदिग्ध भूतकाल होता है। और छठा भेद है जिसको सब जानते हैं, हेतु हेतु मद भूतकाल, जिसमें रिजेक्टेड कंडीशन, यानी ये कंडीशनल सेंटेंस होता है। और कंडीशनल सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक कहते हैं। ये भूतकाल में जिसमें हेतु हेतुमद हो जाता है, यानी रिजेक्टेड हो जाता है, वहां पर इसका प्रयोग होता है। जैसे अगर पिछली बार परीक्षा रद्द नहीं होती तो मेरा नंबर आ जाता, ये क्या है, ये हेतु हेतुमद भूतकाल है। इसमें यदि अगर का प्रयोग होगा या फिर उसका वो अर्थ देने वाला होगा। ये 6 भेद हो गए। 6 भेद ही इंपॉर्टेंट है, भूतकाल आप हमेशा ध्यान में रखें। दूसरा देखो, दूसरा भेद है वो वर्तमान काल है। सामान्य वर्तमान काल में अंत में ता है, ती है, ते है आएंगे। रमेश पढ़ता है, रवि खेलता है, ये सारे सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उदाहरण है। दूसरा जो भेद है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी वर्तमान काल कौन सा, अपूर्ण वर्तमान काल। इसमें रहा है, रही है, ये आ जाएंगे। वह जा रहा है, मैं खा रहा हूं, वह खेल रहा है, ये अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। और संदिग्ध वर्तमान काल है, वह यहां आता होगा, ता होगा अंत में। अंत में क्या आएगा, ता होगा। वह अब खेलता होगा, वह खेल रहा होगा, ये सब इसमें लेने। और भविष्यत काल है, उसमें केवल आपको 2 याद रखने हैं। एक तो सामान्य भविष्यत काल में मुख्य क्रिया में गा गेगी होना चाहिए, सहायक क्रिया में नहीं। जैसे वह कल आएगा, रमेश पढ़ेगा, पढ़ेगा, खेलेगा, ये मुख्य क्रिया इनमें गा गेगी हो, ये सामान्य भविष्यत काल होता है। इसके अलावा देखो एक संभाव्य भविष्यत काल होता है, उसमें शायद का प्रयोग होता है या फिर संभव का प्रयोग होता है। ये शायद वह यहां आया, शायद वह यहां आ जाए, शायद वह समय पर चला जाए, शायद रीट की एग्जाम समय पर हो जाए, ऐसा संभव है। ये सब क्या है, संभाव्य भविष्यत काल। काल के बारे में आपको बता दिया, आपका कमेंट मैंने पढ़ा था, ठीक है। अब आप बताएं कि आपको काल समझ में आए या नहीं आए, आपको कैसा लग रहा है, कुछ तो कमेंट करो, कमेंट करके बताएं आप। फिर इस प्रश्न में हमने देख लिया, अब यहाँ मेथड का प्रश्न भी निकल जाएगा। मेथड का प्रश्न क्या होगा कि मैंने आपको ये बताया कि इंग्लिश में ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, यानी प्रेजेंट होता है, जबकि हिंदी में ये भूतकाल होता है। ये मैंने दोनों में आपको असमानता बताऊं। ऐसा करके अगर किसी भी शिक्षण विधि में पढ़ाया जाता है जहां पर असमानता पर अधिक ध्यान दिया जाता है, समानता भी हो सकती है लेकिन असमानता पर अधिक ध्यान दिया जाता है, वो विधि व्यतिरेकी विधि होती है। उस विधि को क्या कहते हैं, व्यतिरेकी विधि कहते हैं। ये व्यतिरेकी विधि है, ठीक है। अब अगला देखो,
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, समय बहुत कम है, वह कौन सा शब्द है जो एक वचन और बहुवचन में एक जैसा रह सकता है? जो एक वचन और बहुवचन में एक जैसा रह सकता है? लता नहीं रह सकता, लताएं। माला से मालाएं, बहु से बहुएं। ये बहुएं लिखेंगे तब ये मात्रा छोटी आएगी। बहुवचन बनाने का एक ये भी नियम होता है, अंतिम मात्रा बड़ी है और ए ओ लगाते हैं तो ये मात्रा क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी बलाघात के कारण। ये बहुवचन है वो लताएं, ये मालाएं। यहां कुछ माला पड़ी हैं, ये गलत बात है। यहां कुछ मालाएं रखी हैं या पड़ी हैं। ये देखो विद्यार्थी, विद्यार्थी शब्द का प्रयोग हमें बहुवचन में ऐसा कैसा कर सकते हैं, हो सकता है इसका प्रयोग। विद्यार्थी अपने अपने घर चले गए, यहां विद्यार्थी बहुवचन है। विद्यार्थी अपने घर चला गया, ये एक वचन भी। तो एक वचन और बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, ये पुल्लिंग शब्द है, वैसे भी आप इसको कर सकते थे। ठीक है, पहले ये सबसे स्टैंडर्ड का प्रश्न ये वचन में सबसे स्टैंडर्ड का प्रश्न जो पहले बालक वाला आया हुआ है वो सबसे स्टैंडर्ड का। इसमें आप जो है वो वाक्य को देख लें, वचन के अनुसार उसका प्रयोग करके देख लें। विद्यार्थी शब्द का, पुजारी शब्द का, बालक शब्द का प्रयोग बिना कोई चेंज किए, कोई विभक्ति लगाए बिना, विभक्ति ये समझ लो आप, ए ये विभक्ति के रूप में मान लो आप, इनको लगाए बिना ही हम बहुवचन में प्रयोग कर सकते हैं। इसका ये नहीं है कि विद्यार्थी का विद्यार्थियों भी तो हो सकता है, लेकिन वो हो सकता है, यहां प्रश्न क्या है, रह सकता है। हाँ, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो विद्यार्थी का बहुवचन तो विद्यार्थियों होता ही है, विद्यार्थियों, लेकिन विद्यार्थी स्वयं का प्रयोग भी एक वचन व बहुवचन दोनों में ही किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखो, राम घर गया और श्याम बाजार गया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, रेखांकित शब्द और है। और में देखिए आप विकल्प सूचक नहीं, या अथवा विकल्प सूचक होते हैं, परिणाम सूचक आता है इसलिए होते हैं, ये संयोजक है। ये कौन सा है? संयोजक। और, तथा, एवं, व, ये संयोजक होता है। और कारणबोधक है ये क्योंकि और वो होता है। तो ये सामान्य प्रश्न था, अव्यय है। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है, किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। आलसी, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, विकल्प दिख नहीं रहे हैं आपको, ये देखिए आप आराम से देख लो, किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। तो आलसी, स्थिति, वातावरण, परिणाम। आलसी, स्थिति, वातावरण, परिणाम, ये देखिए आप। अब एग्जैक्टली दिख रहा होगा, आप दिख तो रहा है ना, आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दिखने की, मेरी समझ में नहीं होनी चाहिए, कमेंट करके बता दें आप। इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, यानी बदलता ही नहीं है। आलसी, आलसियों, इसका लिंग तो नहीं बदलेगा। सीता आलसी है, राम आलसी है, लिंग नहीं बदलेगा। लेकिन वचन, क्योंकि दोनों में है प्रश्न, जिसका वचन अथवा लिंग दोनों में से एक भी बदल गया तो वो हमारा उत्तर नहीं होगा। स्थिति का स्थितियां या स्थितियों। वातावरण में देखिए, अब एक बार छोड़ देते हैं, परिणाम का परिणामों, परिणामों, इसका कोई भी रूप नहीं बदलेगा सी वाले का, तो उत्तर क्या हो जाएगा? वातावरण। वातावरण है वो इस बार संधि विच्छेद के लिए इंपॉर्टेंट है। वात जोड़ आवरण दीर्घ संधि है, वात जोड़ आवरण, वात का आवरण। नेक्स्ट प्रश्न देखें आप, विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? विदेशी भाषा के उपसर्ग से, हम शक्ल है, हम तो होता है, हम है वो विदेशी उपसर्ग है, हम है, हर है, सर भी होता है, सरकार पहले पूछा हुआ आपके रीट में ही, सरकार है, सरपंच है, सरदार, सरफरोश। 49 नहीं होता, ये देखिए आप, ये उन है वो हिंदी का उपसर्ग है, संख्यावाची उपसर्ग हिंदी का 49। लापता होता है, लापता, लाइलाज, लाजवाब, लावारिस, लापरवाह है, ये सभी हैं वो विदेशी उपसर्ग है। तो ये इस तरह के प्रश्न है वो भी पूछे जा सकते हैं। देखो उपसर्ग में भी भिन्नता लाने का प्रयास किया गया, कोई समझे तब तो
ये सीरीज है वो ठीक है, बेनिफिशियल है। नहीं समझे तब और भी प्रश्न हो रहे हैं, वैसे ही प्रश्न हो रहे हैं। निम्न में स्वर संधि प्रयुक्त है, सख्युचित, सदाचार चिन्ह, यहां आपको संधि आनी चाहिए। तो ये देखिए, आप सखी जोड़ उचित, हिंदी में मात्रा बड़ी लिखोगे, बड़ी नहीं है तब अलग बात है। ये यण संधि है, यही उत्तर होगा। ये व्यंजन संधि है, सत जोड़ आचार, व्यंजन संधि है, तय का देवना। ये चित्त जोड़ मय, ये भी व्यंजन संधि है। और ये विसर्ग संधि है, हरि जोड़ चंद्र, ये विसर्ग संधि। उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न, आज थोड़े ढीले चल रहे हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये लो, ये भी दिख रहा है ना, कुछ बड़े विकल्प हैं। किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए योजक चिन्ह लगाया जाता है, एक बार छोड़ेंगे। दूसरे की उक्ति को वैसा का वैसा उद्धृत करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम वैसा का वैसा कथन किसी का कहें, जैसे गांधी जी ने कहा सत्य ही ईश्वर है, तो उन्होंने जो कहा उसको हम इन्वर्टेड कोमाज में लेते हैं, वो उद्धरण चिन्ह है। उद्धरण चिन्ह को ही अवतरण चिन्ह कहते हैं। विस्मय, हर्ष, घृणा, शोक आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। इनको प्रकट करने के लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जहां वाक्य पूरा होता है वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जहां वाक्य पूरा होता है वहां भी हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। नीचे वाले तीनों सही हैं, ए सही नहीं है। वैसे सब में ये फुल स्टॉप सब में ही है पूर्ण विराम। ये देखिए, कोई संशय नहीं है। जहां भी संशय हो वहां आप कमेंट कर दें। नेक्स्ट प्रश्न देखो, बर्फ पड़ते देख हमने एक धर्मशाला में शरण ली। वाक्य है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, जटिल वाक्य। ये प्रश्न छोड़ दिया आपके लिए। गेलो साहब, आपके लिए प्रश्न छोड़ दिया मैंने। अब आप जाने और ये प्रश्न जाने, इसका उत्तर आपको देना है, सोच समझ के देना है, कमेंट करके उत्तर दें। आप शेयर वगैरह बहुत कम करते हो, कुछ ने तो सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है चैनल को। शेयर कर दें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें। कोई तो आपकी बात मानता ही होगा, जरूर शेयर करें। आप जरूर करोगे ना, रीट में 2 प्रश्न ज्यादा सही हो जाएंगे। अगर आप 5-10 सब्सक्राइब बढ़ाते हो तो अपना चैनल चलता रहे, यही कारण है। चलो उत्तर आ रहे हैं मिले जुले। ये सरल वाक्य, क्योंकि इसमें संयुक्त वाक्य है, उसमें तो और, तथा, एवं, समानाधिकरण योजक का प्रयोग होता है। मिश्र वाक्य में जो, जिसे, जहां इनका प्रयोग होता है। सरल वाक्य इनमें दोनों का ही प्रयोग नहीं होता है, नहीं हुआ। ये सरल वाक्य है। बर्फ पड़ते देख हमने एक धर्मशाला में शरण ली। इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलो। ये लो अलग से प्रश्न। इस वाक्य को आपको किस में बदलना है? मिश्र वाक्य में बदलना है। अब मिश्र वाक्य जो ही आपके दिमाग में, आप योजक पर केंद्रित रहें, सेंट्रलाइज्ड रहें, योजक पर केंद्रित रहें, आप सेंटर्ड रहें उस पर। तो ये देखिए, आप बर्फ पड़ते देख हमने एक धर्मशाला में शरण ली। यहां आपको वो योजक लाने हैं जो मिश्र वाक्य में आते हैं। मिश्र वाक्य में की आएगा, क्यों की आएगा, तो कोई सा भी लाएं आप, ला करके देखें, कमेंट करें। दो तीन प्रकार से हो सकता है। जब हमने बर्फ पड़ते देखा तब एक धर्मशाला में शरण ली, ये भी मिश्र वाक्य। हमने एक धर्मशाला में शरण ली क्योंकि बर्फ पड़ रही थी, ये भी हो सकता है। तो ऐसे आप कर सकते हो। अगला देखो, अगला प्रश्न देखिए आप। अर्जुन धनुर्विद्या में, धनु जोड़ विद्या विसर्ग संधि है, में निष्णात थे। निष्णात का अर्थ है, ये मेरा बताया हुआ अभी आपको, पारंगत। ऐसे एक है वो आपके गद्यांश आएगा, उसमें से एक प्रश्न आएगा अर्थ वाला, तो अर्थ वाला ध्यान में रखना है। संस्कृत में भी आएगा और इसमें भी आएगा। निष्णात जहां भी आ जाए वहां आपको में करना है। जैसे शास्त्र निष्णात में समास होगा, शास्त्र में, शास्त्रों में निष्णात। फिर अगला देखो, इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची है?
व्योम आकाश को कहते हैं, कौमुदी चांदनी को कहते हैं। अग्नि आग है ही, लेकिन अनल होता तब एक होते, ये अनिल है। अनिल मानी हवा, अनल मानी आग। अगर अनल होता तो एक हो जाते। चंद्रमा चपला, चंद्रमा शशि को कहते हैं, चांद को कहते हैं, चांद तद्भव है, चंद्रमा तत्सम है। जबकि चपला है वो किसको कहते हैं? बिजली को कहते हैं। ये भी बना नहीं, बिजली है, इसको सौदामिनी दामिनी भी कहते हैं। सौदामिनी सौदामिनी दामिनी। मार्तंड और भास्कर ये बिल्कुल सही है, ये दोनों ही सूर्य के पर्यायवाची शब्द है। मार्तंड वैसे लाल रंग के सूर्य को कहते हैं, प्राय उगते सूर्य को मार्तंड कहा जाता है। भास्वर है वो भी सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, भास्वर, ये भी सूर्य का है। दिनकर, दिवाकर, भास्पति ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द। तमारी भी होगा, तम का है जो अरी, ये भी सूर्य ही होता है। उपयुक्त स्थानापन्न शब्द नहीं है। कम भोजन करने वाला, स्थानापन्न मानी इसके स्थान पर आ सकता है। कम भोजन करने वाला है, उसके स्थान पर मिताहारी। जिसकी आशा ने की गई हो अप्रत्याशित। अप्रत्याशित में आशा शब्द है, अ उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, इत प्रत्यय। जो सत्य बोले उसे सत्यवादी कहते हैं। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके वो अगोचर है। ये पहला है वो ठीक नहीं है, मिताहारी नहीं होता, बल्कि ये अल्पाहारी होता है। ये इसमें करना पड़ेगा हमें। मितासी होता है, ये देखिए आप, ये मिताहारी न होकर के प्रचलित शब्द क्या है? मितासी है। अगला देखो, वन वर्ड भी आपके L2 में है। इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? राग द्वेष, उग्र व्यग्र, विज्ञ अभिज्ञ, कटु तिक्त। जब भी विलोम शब्द आए तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, उसको आप अच्छी तरह से देख लें कि जैसे ये उग्र व्यग्र एक ही चीज है, विज्ञ और अभिज्ञ भी एक ही चीज है। अभिज्ञ में उपसर्ग बताएं, ये अभिज्ञ नहीं होता, ये अभिज्ञ होता है, तो अभि उपसर्ग है, इसमें भी उपसर्ग है। कटु और तिक्त एक ही बात होती है। इसका मतलब उत्तर क्या हो गया? राग द्वेष। राग द्वेष ये परस्पर विलोम का जोड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द हैं? आशीर्वाद सही नहीं है, आशीर्वाद ये सही है, इसलिए ये गलत है। और अनुल ये कोई शब्द ही नहीं होता, अनिल ही होता है। निरीक्षण सही नहीं है, निरीक्षण है, इसमें नी छोटी और री बड़ी। छोटी बड़ी तो समझते हो ना। हर्ष व दीर्घ, अगर मैं हर्ष और दीर्घ बोल दूं तो बड़ा टीचर हो गया। मैंने तो यही देखा है बस, कि मैं अगर हर्ष व दीर्घ जमा धन जोड़ प्लस ये न कह करके ऐसा कह दूं तब मैं बड़ा टीचर हो गया। हाँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा परीक्षा पर, और आप पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस समझ में आना चाहिए। तो निरीक्षण है वो ऐसे लिखेंगे, कृपालु सही है, एक के गलत है, ऊपर मात्रा आएगी। साप्ताहिक नहीं होता, साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक। आजीविका सही है और आशीर्वाद सही है, तो ये डी वाला उत्तर है वो सही होगा। ठीक है। त्योहार कैसे लिखते हैं? ये त्योहार, ऊपर दो मात्राएं भी नहीं होंगी, अनुस्वार भी नहीं, ये बीच में ऐसे बता दिया मैंने। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरे और लोकोक्ति पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे। एक आंख से देखने का मतलब एक आंख वाला होना, काना होना, अंधा होना, समभाव से देखना, पक्षपात करना। बहुत इजी प्रश्न है, इजी प्रश्न ही आएंगे। मैं वही प्रश्न ले रहा हूं, उसी लेवल के ले रहा हूं जो रीट में प्राय पूछते हैं। लेवल मेंटेन करना जरूरी है, बहुत हाई लेवल की एग्जाम ये नहीं है, मैं बार बार आपसे कहता आया हूं, पिछली बार भी मैंने बहुत कहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखो, हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ है। हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ है परिश्रम करना, असंभव कार्य करना, बहुत अधिक प्रयत्न करना, दृढ़ संकल्प करना। हथेली पर सरसों उगाना, तो ये कभी हो सकता है क्या? ये तो सभी जानते हैं हम, हथेली पर उगा सकते हो क्या? असंभव कार्य है,
ये देखिए असंभव कार्य करना, ये व्याकरण के प्रश्न थे। अब आगे के 10 प्रश्न हैं वो शिक्षण विधियों से संबंधित हैं। जब शिक्षक के नियंत्रित वातावरण में बालक स्वाध्याय करता है तो वह खालिस्तान विधि होती है। प्रत्यक्ष विधि, अनुवाद विधि, पर्यवेक्षित विधि, पुस्तक विधि, ये कमेंट करके बताएं। शिक्षण विधि का पहला प्रश्न, बहुत आराम से हम प्रश्नों का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आप तन्मयता से देखें, थोड़ा इंटरेस्ट भी लें, रुचि महत्वपूर्ण है। ढंग से आत्मसात करें। तो ये सब कोई पता है कौन सी है? पर्यवेक्षित विधि, जहां पर बालक स्वयं यानी स्वाध्याय द्वारा सीखता है। शिक्षक केवल पथ प्रदर्शक होता है, केवल उनकी हेल्प करता है, केवल सहायक के रूप में होता है। पर्यवेक्षित विधि, सुपरवाइज्ड स्टडी। अगला देख लो आप, कोई भी विधि मनोवैज्ञानिक विधि होती है यदि उसमें बालक निष्क्रिय हो, वो हो सकती है क्या? उसमें बालक सक्रिय हो, ये ठीक है। उसमें शिक्षक सक्रिय हो, ये भी ठीक है। लेकिन दोनों ठीक हैं, वो उत्तर होगा। शिक्षक बालक दोनों सक्रिय हो, पूछा हुआ प्रश्न, दोनों सक्रिय हो, वही विधि क्या होती है? मनोवैज्ञानिक होती है। अकेला अगर बालक सक्रिय रहेगा तो भी उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। शिक्षक है, उसका सक्रिय होना भी आवश्यक है। सामान्य प्रश्न है, सामान्य प्रश्न आएंगे। शिक्षक कार्य करते समय, शिक्षण कार्य करते समय एक शिक्षक सबसे पहले उपयोग में लाता है सूत्र, सिद्धांत, विधि, प्रविधि। कमेंट करें। गलतियां आ रही हैं कईयों की। भिन्नता है उत्तरों में, उत्तरों में भिन्नता। ये देखो विधि, सबसे पहले वो विधि लाएगा, उसके बाद देखेगा उसे क्या करना है। क्योंकि विधि के बाद में क्या आती है? प्रविधि आती है। प्रविधि किसको कहते हैं? टेक्निक को कहते हैं। विधि मेथड है, युक्ति है, वो डिवाइस है। ये रीड के लिए कोई ज्यादा अंतर करना, ये प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है रीड के लिए, लेकिन इनमें अंतर करना कोई ज्यादा खास बात नहीं। भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? श्यामपट्ट का, लिंग्वाफोन का, ग्रामोफोन का, एपिडाइस्कोप का? ये बताएं। शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में प्रश्न है, एक प्रश्न आना तय है लगभग। तो इसमें आप देखिए लिंग्वाफोन होगा, ग्रामोफोन नहीं होगा, लिंग्वाफोन। ये देखिए आप, शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रामोफोन का भी किया जा सकता है, लेकिन ग्रामोफोन में ज्यादातर सुनाया जाता है, बल्कि लिंग्वाफोन है उसमें उच्चारण रिकॉर्ड करके फिर करवाया जाता है, तो लिंग्वाफोन होगा। ये थोड़ा कॉस्टली होता है, ये कॉस्टली होता है, ये सुलभ होता है। श्यामपट्ट है, वो आपको बताई दिया था, शिक्षक का अच्छा दोस्त होता है, परम मित्र होता है। एपिडाइस्कोप है, वो क्या है? ये दृश्य सामग्री है, और ये किसी भी चित्र को बड़ा करके दिखाया जाता है, वो एपिडाइस्कोप होता है। ये सब बताए हुए हैं आपको। हिंदी शिक्षण में किस विशिष्ट गुण की अपेक्षा की जाती है? हिंदी शिक्षण में किस विशिष्ट गुण की अपेक्षा की जाती है? वेशभूषा की, चित्रकारी की, कुशल अभिव्यक्ति की, अधिक बोलने की? अधिक बोलने की नहीं, अधिक बोलना ज्यादा अच्छी बात नहीं है। तो यहां सीधा ही उत्तर पड़ा है कौन सा? कुशल अभिव्यक्ति की। नेक्स्ट प्रश्न देखो, जल्दी जल्दी कर लेते हैं प्रश्न। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रवर्तन किया, ये बहुत आसान प्रश्न जो 2004 में आया हुआ है, 4-5 में। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रवर्तन किया है किलपैट्रिक ने। यहां जॉन डी भी नहीं करना है, पहले भी मैं आपको बताता हूं। एक प्रश्न है वो इस तरह का आविष्कारक के रूप में पूछ सकते हैं। अगर आपको सभी आविष्कारक वगैरह देखने हैं तो आप जो शिक्षण विधियां हैं उसमें पहला जो वीडियो है वो जरूर देख लें। पहले वाले वीडियो है वो देख लें, 8 वीडियो, 8 प्रश्न, 64 प्रश्न में पूरी शिक्षण विधि करवाई हुई है, तो उसको आप देख लें, वो काम के हैं। एक पूरा व्याकरण है वो एक ही वीडियो में करवाया हुआ है, वो भी आप देख लें। अभी हाल ही में ये
जो है वो पढ़ाया गया है इस पर यूट्यूब पर, तो वो आप देख लें, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आपने एक बार देख लिया तो देख लो, उसमें कोई दूसरा उसको शेयर भी कर दिया करो, कुछ तो करो, ठीक है ना। तो ये किलपैट्रिक है। एक शिक्षक बालकों की कमजोरी दूर करने के लिए पुनः शिक्षण कर रहा है, ये है उपचार शिक्षण, यानी उपचारात्मक शिक्षण मान लो आप। निदान परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, निष्पत्ति शिक्षण नहीं होता है, ये भी परीक्षण होता है। उपलब्धि परीक्षण, इसमें बताइए, तो ये उपचार शिक्षण होगा। ये कौन सा है? रेमेडियल टीचिंग, चिकित्सात्मक अध्यापन। चिकित्सात्मक अध्यापन भी कहते हैं इसको, चिकित्सात्मक अध्यापन। चिकित्सात्मक अध्यापन। अगला प्रश्न देख लो। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणिक नियमों का स्मरण, भाषा प्रयोग के अवसर। प्रश्न एक बार फिर देख लो। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है पाठ्य पुस्तक है, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र है, व्याकरणिक नियमों का स्मरण है, भाषा प्रयोग के अवसर। सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर आप बताएंगे। अब आपकी बारी है। हाँ, लगभग सही बता रहे हैं, भाषा प्रयोग के अवसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो। कहानी शिक्षण का मूल उद्देश्य है, कहानी शिक्षण का मूल उद्देश्य है कल्पना शक्ति का विकास, तार्किक चिंतन का विकास, मनोरंजनदायक शिक्षण, उपरोक्त सभी हैं तो ये सारे, लेकिन पूछा क्या है का मूल उद्देश्य है। यहां मनोरंजनदायक शिक्षण है, कहानी से मनोरंजन जुड़ा हुआ है। हालांकि इससे आप डिनाई नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते कि कल्पना शक्ति का विकास भी होता है, तार्किक चिंतन का विकास भी होता है, लेकिन ये तीन दिए हुए हैं, इनमें से ये होगा मनोरंजनदायक शिक्षण। ठीक है, लास्ट प्रश्न देखिए आपका। लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि नहीं है। जेकटोट विधि, ये जेकोटोट है, पेस्टोलॉजी, मॉन्टेसरी विधि, व्याख्यान विधि। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जेकोटोट, पेस्टोलॉजी, मॉन्टेसरी विधि, व्याख्यान विधि। इसमें कौन सा होगा? व्याख्यान विधि होगा। जेकोटोट विधि, एक वाक्य लिख दिया जाता है, जैसे श्यामपट्ट पर वाक्य लिख दिया, बालक उसको देखता है, वाक्य मिटा दिया जाता है, बालक स्मृति के आधार पर उस वाक्य को लिखता है, पुनः वो वाक्य लिखा जाता है, बालक स्वयं ही उस वाक्य से मिला करके अपनी त्रुटियां सुधारता है। ये जेकोटोट विधि है। पेस्टोलॉजी विधि है, वो अक्षर को खंडों में लिखने की विधि है। पहले खंडों को लिखना सिखाया जाता है, उसके बाद में पूरा अक्षर सिखाया जाता है। ये वैज्ञानिक विधि मानी जाती है, इसे रचनात्मक विधि भी कहते हैं। मॉन्टेसरी विधि आप जानते ही हो, गत्ते या प्लास्टिक के जो स्वरूप होते हैं उन पर उंगली फिराकर पहले मांसपेशियां पुष्ट की जाती हैं, उसके बाद में लिखना सिखाया जाता है। व्याख्यान विधि इसमें होती नहीं। ये आपके 30 प्रश्न थे आज के। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये तो आपको कमेंट करना ही है, और बाकी हम रीड के बारे में कल भी चर्चा करेंगे, कल भी बात करेंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खूब सो खूब खाओ, बस थोड़ा बहुत पढ़ लो। अब बहुत ज़्यादा नई इन्फॉर्मेशंस है वो आप कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, उनको याद नहीं रख पाएंगे, क्योंकि परीक्षा है वो ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें कुछ चर्चा भी करेंगे मिल करके, लेकिन वो बाद में। धन्यवाद।